हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ में पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। पार्ट सेकंड आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं आप लोग उसी चैप्टर का पार्ट सेकंड आज आप लोगों के बीच में लगा। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं और पदार्थ को अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था। बेसिकली पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, तो ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, गैस जिसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही तो आयतन निश्चित होता है। पदार्थ हमारे आसपास की जितनी भी चीजें वो किसी न किसी रूप में पदार्थ से कनेक्टेड है, सभी चीजों में पदार्थ पाए जाते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों के लिए अब उस चैप्टर को फिनिश करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग चैप्टर को फिनिश करने की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग टॉपिक अपना पढ़ेंगे, जो पहली हेडलाइन है वो है अपनी तरलता। तरलता उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तरलता जिसे हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी, FLUDITY। तरलता क्या होती है? तरलता किसी पदार्थ के प्रवाहित होने या बहने के गुण को तरलता कहते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, किसी पदार्थ के प्रवाहित होने के गुण को तरलता कहते हैं। ये पहली हेडिंग है अपनी, तरलता किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ के प्रवाहित होने के गुण को तरलता कहते हैं। दूसरी हेडिंग इसी लाइन में हमने पढ़नी है, विसरण। हम लोगों को अब पढ़ना है विसरण। पदार्थ के कण पदार्थ के कणों का आपस में मिल पदार्थ के कणों का आपस में मिल की जगह लिख लो बच्चों घुल। घुल जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ये हेडिंग आप लोगों के एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है, विसरण किसे कहते हैं। पदार्थों के कणों का आपस में घुल जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। यह गुण हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, यह गुण गैसों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह गुण गैसों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक बार विसरण की डेफिनेशन का रिवीजन करो। पदार्थ के कणों का आपस में घुल जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण का गुण हम लोगों ने बताया था कि गैसों में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ये लाइन आप लोग जरूर लिखें कि गैसों में विसरण का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। तीसरी हेडिंग हमारी है ताप, जिसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में उपस्थित ऊष्मा की कोटि को उस पदार्थ का ताप कहते हैं। ताप कहते हैं। इसका मात्रक, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। इसका जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन। इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। के से दिखाते हैं इसको, हमेशा ताप को के से दिखाया जाता है। इसके अगर अन्य मात्रक की बात करें तो जो इसके अन्य मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक कौन कौन से इसके, तो डिग्री सेंटीग्रेड का डिग्री फ़ारेनहाइट आदि, ये 2 और होते हैं इसको। एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग कि डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस 273 बराबर के, ये फॉर्मूला आता है। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा, केल्विन में आपसे पूछा होगा। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू के इक्वल टू 373। ये ताप पूछा जाता है, ताप की डेफिनेशन आती है, ताप के मात्रक पूछे जाते हैं ऑप्शनल में। ताप का मात्रक ऑप्शन में पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं गलनांक और क्वथनांक। यहाँ पे जगह है, चल हम लोग ए डेफिनेशन देख लेते हैं। गलनांक, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये सब नोट्स आप अपने बनाते रहना, जो जो डेफिनेशन हम लिखा है लिख लेना। चैप्टर 1 की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। तो गलनांक का मतलब होता है वह ताप, गलनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। अब इसी में एक और डेफिनेशन आती है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। गलनांक के बाद हम लोग पढ़ ले रहे क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं दोस्तों? क्वथनांक जिस ताप पर कोई द्रव्य, जिस ताप पर द्रव्य गैस अवस्था में बदल जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है, उसे अगर उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्वथनांक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो एग्जांपल है बच्चों वो आप एनसीईआरटी से पढ़ना। एनसीईआरटी जब आप हमारी डेफिनेशन को एग्जांपल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे आपको। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है द्रवीकरण या संघनन। द्रवीकरण या संघनन, संघनन ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है तो हम लोग तो संघनन कह लेते हैं। संघनन या द्रवीकरण भी इसी का नाम है। संघनन या द्रवीकरण, तापमान को खोकर कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना। तापमान खोकर किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हो जाना। तापमान खोकर किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हो जाना ही
संघनन कहलाता है। यहाँ एक हेडिंग और हम लोग पढ़ लेते हैं, वो हेडिंग होगी अपनी जमना या जमनांग। इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट वह द्रव पदार्थ जिस पर ताप को प्राप्त कर ठोस बदलता है। जब द्रव्य पदार्थ ताप प्राप्त करके जब द्रव्य पदार्थ ताप प्राप्त करके ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे जमनांग कहते हैं। जब द्रव्य पदार्थ जिस तप को जब द्रव पदार्थ ताप प्राप्त करके ठोस में परिवर्तित होता है, तो जमनांग कहते हैं। ठीक, जमनांग हो गया। अब यहाँ हम लोग अवस्था परिवर्तन देखेंगे। तो देख लिए बच्चों, अब एक बार डेफिनेशन रिवीजन कर लेते हैं। तरलता किसी पदार्थ में प्रवाहित होने के गुण को तरलता कहते हैं। मिश्रण किसी पदार्थ के कणों के आपस में घुल जाने की प्रक्रिया मिश्रण कहलाती है। ताप किसी पदार्थ में उपस्थित ऊष्मा की कोटि को उस पदार्थ का ताप कहते हैं। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ताप के अनुमात्रक होते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। और ताप का एक फॉर्मूला आता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए, इसका ये फॉर्मूला होता है। फिर गलनांक, क्वथनांक, संघनन, जमनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। संघनन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। संघनन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कोई गैस का द्रव में परिवर्तन, जब तापमान खोकर किसी गैस का द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है। जमनांक जब द्रव्य पदार्थ ताप प्राप्त करके ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग जमनांक कहते हैं। इसके लिए हम आपको भी एक फिगर दिखाएंगे जिसमें ये चारों सीधे सीधे आप लोगों को याद आ जाएंगे। अब बोर्ड साफ कर लेते बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक फिगर है, यहाँ से वही फिगर हम आपको भी दिखाते हैं। उस फिगर से ये चारों डेफिनेशन आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगी और एग्जाम में डेफिनेशन पूछी भी जाती है। 9th के एग्जाम में ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात उसी फिगर की करते हैं। तो हम लोग एक ट्रैपलेट बना लेते हैं। ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग द्रव्य, इस तरफ लिख लीजिए ठोस और इस तरफ लिख लीजिए गैस। अब अभी हम आप लोगों को बताते हैं ठोस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। जब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन है उसका भी फिगर जरूर बनाएं। द्रव्य का ठोस में परिवर्तन तो कहलाते हैं लोग जमनांक, बताया था ना हमने। अब किसी ठोस का गैस में परिवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपतन। अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाएंगे थोड़ी देर में। ऊर्ध्वपातन किसी गैस का द्रव में बदलना जो कहलाता है निक्षेपण।
जो कहलाता है निक्षेपण। किसी गैस का द्रव्य में बदलना कहलाता है संघनन। संघनन। और इसको कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। ठीक है बच्चों, ये है एनसीईआरटी का फिगर, जिसमें ठोस का अगर द्रव्य में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं संकलन, द्रव का यदि गैस में होता है तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण, और अगर ठोस का गैस में होता है तो कहते हैं ऊर्ध्वपतन। इसी प्रकार जब द्रव का गैस ठोस में परिवर्तन उसे कहते हैं जमनांक, जब गैस का ठोस में होता है तो उसे कहते हैं निक्षेपण, और जब गैस का द्रव्य में होता है तो उसे कहते हैं हम लोग संघनन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। अब इसके हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। चलो बात करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होती है वो दो प्रकार से होती है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट क्या है, चलो देखते हैं एक पॉइंट क्या है। ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन द्वारा, और दूसरा होता है ताप में परिवर्तन द्वारा। ताप में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दो उपाय है। चलो अब जो आगे हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो कुछ डेफिनेशंस हैं जिसे हम लोग सीधा सीधा याद करेंगे। जो पहली डेफिनेशन है वो है गलन की गुप्त ऊष्मा। वो है गलन की गुप्त। अब गलन की गुप्त ऊष्मा से ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की ऊष्मा की वह मात्रा जो ऊष्मा की वह मात्रा जो सामान्य समान वायुमंडलीय दाब पर, ऊष्मा की वह मात्रा जो समान वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, ऊष्मा की वह मात्रा जो ऊष्मा की वह मात्रा जो समान वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो समान वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक है। उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो समान वायुमंडलीय दाब पर, मतलब एक निश्चित वायुमंडलीय दाब होगा, एक निश्चित वायुमंडलीय दाब होगा, उस पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, आवश्यक है ऊष्मा की वह मात्रा।
परिवर्तित कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे, या यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लो, उसे उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलो, जो दूसरा टॉपिक है हेडिंग में लिख लें हम लोग। फिर हम लोगों को पढ़नी है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। कौन सी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्य को, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर द्रव्य से, उसके क्वथनांक को उसके क्वथनांक पर द्रव्य से, उसके ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके क्वथनांक पर द्रव्य से गैस में, द्रव्य से गैस में बदलने के लिए आवश्यक होता है। उसे पदार्थ आवश्यक होता है, उसे पदार्थ की, उसे, यह हटा इसको, आवश्यक होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब संघनन या द्रवण की गुप्त ऊष्मा। चलो, तीसरी डेफिनेशन वो है संघनन या द्रवण की गुप्त ऊष्मा। संघनन है तो द्रवण की जो गुप्त ऊष्मा है, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम वाष्प द्वारा त्याग कर द्रव्य में बदल जाता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 केजी वाष्प त्याग कर द्रव्य में बदल जाता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम वाष्प त्याग कर द्रव्य में बदल जाता है, उसे संघनन, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे संघनन या द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम वाष्प द्वारा, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम वाष्प द्वारा, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम वाष्प द्वारा त्याग कर द्रव्य में बदल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं संघनन। अब फिर यहाँ एक टॉपिक आता है अपना चौथा, जो कि है ऊर्ध्वपतन। सब्लिमेशन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ठोस को गर्म करके द्रव्य में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है और गैस को ठंडा करने पर
द्रव में बदलने बिना ठोस में बदल जाता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया, सुनना बच्चों ध्यान से, ऊर्ध्वपतन एक अच्छी डेफिनेशन और ये आती है, इसके एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, अगर बच्चों उस पर ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाए एवं ठंडा करने पर गैस से द्रव के वजह या द्रव में बदले बिना सीधे, द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हो गया ऊर्ध्वपातन। अब हम लोग दो चार हेडिंग अभी और देखेंगे, जैसे वाष्पीकरण हुआ। अब हम लोग इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों। हम लोगों ने गलन की गुप्त ऊष्मा पढ़ ली, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पढ़ ली, सर ने द्रवण की गुप्त ऊष्मा पढ़ ली, ऊर्ध्वपतन पढ़ ली। जिसमें से ऊर्ध्वपतन जो हेडिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो इसके एग्जाम्पल है वो जगह दिख रही, उसके एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जो उसके एग्जाम्पल जैसे कपूर है, नवसादर, कपूर हुआ, नवसादर हुआ, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन कपूर और नवसादर ये इंपॉर्टेंट है, ये देखने ये ही आते हैं जब भी आते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी से वही पढ़ाएंगे। ऐसे तो एनसीईआरटी में बहुत ही बड़ी है दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट पूरा कंटेंट आप लोगों को दे देंगे। एक पार्ट में भी और आएगा ये टॉपिक, पार्ट 3 में चैप्टर 1 कंप्लीट कर देंगे पूरा। चलो अब आगे देखते हैं वाष्पीकरण। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो आगे का टॉपिक होगा हमारा वाष्पीकरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये नए क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने 6 से 7 हेडिंग कंप्लीट कर ली। मेरी हेडिंग को लिखिएगा दोस्तों, लर्न करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको जरूर पढ़िएगा। वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर बोर्ड पे हम लोग लिखाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी जरूर रीड करिए, हमारे वीडियोस देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करिए, तो आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। और बिना देखे अगर आप एनसीईआरटी रीड करने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में 14 से 15 पेज है चैप्टर 1 में, और हम लोग उसको बहुत जल्दी और शॉर्ट में निपटा देंगे, शॉर्ट में कवर कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।